सूचना, संचार क्रांति और अनुवाद, इनका परस्पर अन्योन्याश्रित संबंध है। ये एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। संचार क्रांति आज जिस रूप में न केवल भारत में अपितु विश्व में दिखाई दे रही है, उसमें अनुवाद और अनुवादकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन उपकरणों से, इन साधनों से सूचनाओं को, जानकारियों को, ज्ञान विज्ञान को जोड़ने की जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है और उसके बाद उन सूचनाओं को, उन जानकारियों को वितरित करने, प्रसारित करने, प्रचारित करने में जिस प्रक्रिया का बोध किया जाता है, जिस प्रक्रिया की सहायता ली जाती है, अनुवाद ही इसमें मुख्य भूमिका निभाता है। ये खबरें, ये समाचार, ये जानकारियाँ गरुड़ गति वाहन पर यदि संचारित होती हैं पूरी दुनिया में, तो निश्चित रूप से संचार के उपकरणों और साधनों की भूमिका महत्वपूर्ण दिखाई देती है। रेडियो अब पूरी दुनिया में सुनाई देता है, टेलीविज़न अब पूरे विश्व में देखा जाता है, सिनेमा और तमाम इस तरह के वो साधन जिससे क्षेत्रीय भाषाओं का, राष्ट्रीय भाषाओं का या वैश्विक भाषाओं का एक अटूट रिश्ता बन जाता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट ने एक क्रांति तो पैदा की है। पूरी दुनिया के समाचार पूरी दुनिया में त्वरित गति से विकीर्ण हो जाते हैं, प्रचारित और प्रसारित हो जाते हैं, उनका प्रकाशन हो जाता है, उनका प्रसार हो जाता है। आज हम यह भी देख सकते हैं कि मीडिया के ये सभी नए पुराने माध्यम शीघ्र ही नहीं, सबसे पहले खबरें, जानकारियाँ परोसने की, संचारित करने, अपने दर्शकों, अपने श्रोताओं, अपने पाठकों तक पहुँचाने की दौड़ में रहते हैं। इन माध्यमों की चिंता यह होती है कि कोई खबर बासी ना हो जाए, कोई जानकारी पुरानी ना हो जाए। इसलिए परस्पर एक प्रतिस्पर्धा भी होती है कि नई खबर, नई उपलब्धि, नई घटना पहले उनके माध्यम से, चाहे वो मुद्रित माध्यम हो या विद्युतीय माध्यम, उनके माध्यम से पहले जन समुदाय के पास, पाठकों के पास, ग्राहकों के पास पहुंचनी चाहिए। इसलिए सर्वप्रथम खबरों को उपलब्ध कराया जाना उनके लिए मान सम्मान का प्रश्न भी होता है, गरिमा का विषय भी होता है। भाषा की गरिमा, अनुवाद की शुद्धता, अनुवाद की मानकता, भाषा की मानकता और प्रामाणिकता भी उनके लिए साख की कसौटी भी होती है। शब्दों का चयन कैसा हो, शीर्षक कैसे निर्धारित किए जाएं, समाज, देश, राष्ट्र और संस्कृति की गरिमा और मर्यादा को कैसे सुरक्षित रखना है, बचाना है, उस पर कोई आघात ना लगे, इन सब की चिंता भी इन संचार माध्यमों से जुड़े हुए अधिकारियों, कर्मचारियों की रहती है। प्रिंट मीडिया के अनेक रूपों में हमने अनुवाद के भी बहुत से रूप देखे हैं। समाचारों के अनुवाद की पद्धति, प्रक्रिया, अपेक्षा ये भिन्न होती है और पत्र पत्रिकाओं के स्वरूप के अनुकूल भी, समाचारों के प्रकार के अनुकूल भी अनुवाद की प्रक्रिया बदलती है, अनुवाद के प्रयोजन भी बदल जाते हैं। बैनर पर किस रूप में, किस भाषा में, किस शब्दावली में लिखा जाना है, कितनी सीमाओं में लिखा जाना है, पोस्टर किस तरह का बनना है, उस पोस्टर का उद्देश्य क्या है, उसकी भाषा कैसी होगी, यदि उसमें अनुवाद की उपादेयता है तो अनुवादक को किन बातों का ध्यान रखना है। इन सारे माध्यमों के सामाजिक मनोविज्ञान को भी समझना होता है। इसलिए बात चाहे समाचार पत्रों की, पत्रिकाओं की हो,
बैनरों की, पोस्टरों की हो, हैंडबिल या पैम्फलेट की हो, ब्रोशर्स भी होते हैं। बहुत सी कंपनियां, बहुत सी संस्थाएं, वो शैक्षिक भी हो सकती हैं, व्यावसायिक भी हो सकती हैं, व्यापारिक भी हो सकती हैं, तकनीकी प्रौद्योगिकी क्षेत्र की भी हो सकती हैं, रक्षा संबंधी भी हो सकती हैं। उन सब के अपने ब्रोशर होते हैं। वो सब मुद्रित प्रचार सामग्री के रूप में दीवारों पर लेखन की एक पुरानी परंपरा भारत में रही है। हालांकि अब उसको वर्जित माना जाने लगा है, उसे सौंदर्य की दृष्टि से समुचित नहीं समझा जाने लगा, इसलिए उसे रोकने की कोशिश भी होती है। पोस्टरों से दीवारों को गंदा न किया जाए, इसका प्रयत्न भी अब होने लगा है। सड़कों पर भी लिखने की एक ऐतिहासिक परंपरा रही है, लेकिन उससे भी अब धीरे धीरे, क्योंकि हम स्वच्छता को, सौंदर्य को प्रधानता देने लगे हैं, इसलिए होर्डिंग्स आदि में भी सभी प्रकार की मुद्रित सामग्री, जगह जगह बड़े बड़े बोर्ड लगते हैं, सड़कों पर, चौराहों पर, शैक्षिक संस्थानों के इर्द गिर्द आसपास, उन सब में भी अनुवाद की और अनुवादकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है। और ये सब माध्यम है अनुवाद को एक टूल के रूप में, एक औजार के रूप में, एक साधन के रूप में स्वीकार करने के। बहुत से स्थानों पर अनुवाद कला की अज्ञानता से, अनाभ्यास से, समयाभाव से हम देख सकते हैं कि अर्थ का अनर्थ होता है। हम मास मीडिया में, टेलीविज़न के, सोशल मीडिया के तमाम दूसरे अगर घटनाक्रमों को देखें, कार्यक्रमों को देखें, तो कभी कभी अवांछित चूक अनुवाद में हमें दिखाई देती है। वो चिंता का विषय तो है, लेकिन उसका मंतव्य गलती से या गलत प्रस्तुति से समाचार देना नहीं होता। हिंदी या लक्ष्य भाषा के शब्द, शब्दावली उपलब्ध रहने पर भी अंग्रेजी के या स्रोत भाषा के शब्दों का यथावत प्रयोग करने की परंपरा पत्र पत्रिकाओं में, मुद्रित माध्यमों में विशेष रूप से देखने को मिलती है। ये जो भाषाई संक्रमण है, ये जो भाषा में एक हिंग्लिश जैसी संस्कृति विकसित हो गई है, इसको बहुत से समाचार पत्रों ने भी अपना लिया है। ये थोड़ा चिंता का विषय दिखाई देता है। जिन शब्दों के लिए, जिस शब्दावली के लिए हिंदी के पास अपने निर्मित सार्थक शब्द हैं, समतुल्य भावों को व्यक्त करने वाली शब्दावली है, जिसमें वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने बहुत राष्ट्रीय महत्व का, अंतर्राष्ट्रीय महत्व का प्रदेय किया है, उसका योगदान बड़ा उल्लेखनीय है, उस शब्दावली की उपेक्षा करना ये थोड़ा चिंता का विषय बन गया है। लेकिन इन माध्यमों से अपेक्षा ये की जाती है कि वो उन शब्दों का, उस अवधारणात्मक शब्दावली का ही प्रयोग करें जिसके लिए हमारे पास हिंदी में या भारतीय भाषाओं में शब्द आधिकारिक रूप से उपलब्ध हैं। अनुवाद उनका उद्देश्य नहीं होता, समाचार या सूचना का संचार उनका उद्देश्य होता है, यह बात ठीक है। किंतु ऐसे में भाषा की उपेक्षा करना, शब्दावली की अनदेखी करना, यह भी क्षम्य नहीं है। इसलिए सूचना मानक भाषा में और मानक अनुवाद में ही दी जाए, यही कसौटी निर्धारित की जानी चाहिए। एक युग था जब प्रिंट मीडिया में, विशेष रूप से समाचार पत्रों में जो संपादक होते थे वो प्रतिष्ठित साहित्यकार होते थे। साहित्यकार पत्र पत्रिकाओं के संपादन के दायित्व से जुड़े रहते थे। वो भाषा की गरिमा और मर्यादा को बनाए रखने के दायित्व का निर्वाह भी करते थे। वो लेखकों को शिक्षित, सुशिक्षित और प्रशिक्षित भी करते थे। इसलिए उन साहित्यकारों की शिक्षा, उनकी विशेषज्ञता, उनकी भाषा संबंधी विद्वत्ता, इन्होंने समाचार पत्रों, पत्रिकाओं की गरिमा को बरकरार रखा। अब दुर्भाग्य से संपादकों के स्थान पर, साहित्यिक अभिरुचि के व्यक्तियों के स्थान पर MBA किए हुए प्रबंधकों
की नियुक्तियां हो गई, अलंकृत व्यवसायियों ने स्थान ले लिया, तो ये थोड़ा चिंता का विषय बन गया। किंतु मीडिया अब मिशन नहीं रहा, यह भी एक चिंता का विषय है। बाजारवादी संस्कृति से आक्रांत धनार्जन और लोकप्रियता अर्जित करने का एक स्रोत बनकर रह गया है। अपने माध्यम के प्रचार प्रसार को, अगर समाचार पत्र है तो उसकी बिक्री को कैसे बढ़ाया जाए, पत्रिका के विक्रय को कैसे बढ़ाया जाए, लोकप्रियता कैसे अर्जित की जाए, ये तमाम तरह की स्थितियों ने एक हिंग्लिश भाषा जैसी संस्कृति को पैदा कर दिया है। राष्ट्रीय समाचार पत्र अब यदि इस तरह की संस्कृति को, भाषाई संस्कृति को आत्मसात करते हैं तो भावी भविष्य के लिए, आने वाली युवा पीढ़ी के लिए ये चिंता का विषय होगा। इसलिए भ्रष्ट अनुवाद से सूचनाओं का अर्थ से अनर्थ न हो, ये प्रयत्न मास मीडिया को, संचार माध्यमों को करना होता है। विद्युतीय माध्यमों में हम रेडियो, टेलीविज़न, दूरभाष, मोबाइल, चलभाष यानी मोबाइल, दूरमुद्रक, टेलीप्रिंटर, पेजर, कंप्यूटर, वॉकी टॉकी, केबल, वायरलेस, श्रव्य दृश्य माध्यम, बहुत सारे माध्यम हैं। अब अद्यतन अधुनातन माध्यमों की चर्चा करेंगे तो इसमें और भी बहुत सारे जुड़ते जा रहे हैं। ये सब भाषा और अनुवाद पर आधारित हैं। यहाँ तक कि सिनेमा, धारावाहिक, डॉक्यूमेंट्री, साक्षात्कार, समाचार, सर्वेक्षण, चर्चा परिचर्चा, आंखों देखा हाल जिसको रनिंग कमेंट्री कहते हैं रेडियो टीवी पर, इन सब में भी हमें द्विभाषिकता की, बहुभाषिकता की आवश्यकता का बोध होता है। ये पूरा एक भाषा का तंत्र है जो इसमें काम करता है। बहुत से लोग भिन्न भिन्न भाषा भाषी परस्पर विचार को, समाचार को, सूचना को अंतरित करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। मुख्य रूप से मीडिया, भाषा और अनुवाद की इस त्रिवेणी का, मीडिया, भाषा और अनुवाद, इस त्रिवेणी का लक्ष्य या उद्देश्य सार्थक संप्रेषण ही होता है। यह वक्ता श्रोता के बीच या वक्ता दर्शक के बीच, अभिनेता दृष्टा के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं। इस दृष्टि से हम देख सकते हैं सेतु जो दो संस्कृतियों को, दो भाषा भाषियों को, दो देशों को, दो राज्यों को जोड़ता है। यह सेतु बहुदिशागामी और बहुआयामी होते हैं। इस सेतु के निर्माताओं से पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी और पूरी तरह शुद्ध संकल्प की अपेक्षा आवश्यकता की जाती है। निष्ठा के सीमेंट में और संकल्प के लोहे में यदि ईमानदारी न रहे तो सेतु धराशायी होता है। ये जो सूचना और संचार क्रांति है और जो उसके उपकरण और साधन हैं और अनुवाद और अनुवादक, ये मिलकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवाद स्थापित करने का एक सेतु निर्माण करते हैं। इसलिए बात चाहे मीडिया के विभिन्न माध्यमों की हो या उनके साथ चोली दामन के रिश्ते की हो, अनुशासन अनुवाद ही है जो इनको सुदृढ़ बनाता है, मजबूत बनाता है, लोकहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए, विश्वहित के लिए और जनहित के लिए। क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम के मूल मंत्र को आत्मसात करके आगे बढ़ता है। भारत की दृष्टि में बाजार का अर्थ धन कमाना नहीं है, वह अधिक से अधिक जनहित और लोकहित में अपनी भूमिका का सुनिश्चय करना चाहता है। इसलिए विश्व के हित को, जनमानस के हित को वह सर्वोपरि रखता है। निहित स्वार्थ लिप्सा से, लापरवाही या उदासीनता से बहुत बड़ी बड़ी हानियां होती हैं। युग युगांतर तक उन हानियों का सामना मानव सृष्टि को करना पड़ता है। इसलिए ये मास मीडिया और अनुवाद ये एक मिशनरी काम है। ये समाज, राष्ट्र, भाषा, देश, दुनिया, इन सब के हित के लिए काम करने वाले अनुशासन या कार्यक्षेत्र हैं। सूचना संचार क्रांति के साथ भाषा और अनुवाद का जो अटूट अभिन्न रिश्ता है, उसमें हम देख सकते हैं कि संचार कर्मियों से और इस क्षेत्र में कार्यरत अनुवादविदों से या अनुवादकों से जो अपेक्षाएं होती हैं वो एक समान होती हैं, एक रूप होती हैं।
उनमें तटस्थता चाहिए, चाहे वो मास मीडिया के क्षेत्र हों या अनुवाद के। उनमें ईमानदारी चाहिए, उनमें तथ्यात्मकता चाहिए, उनमें यथार्थपरकता चाहिए, उनमें उद्देश्य मूलकता चाहिए और उनमें प्रभावात्मकता भी चाहिए। जनसंचार माध्यमों में और अनुवाद में यह समान धर्मी गुण होते ही हैं और होने चाहिए भी। दोनों के उद्देश्यों में, दोनों की रचना प्रविधि में और रचना प्रक्रिया में ये विशेषताएं अनिवार्य होती हैं, क्योंकि दोनों का उद्देश्य संप्रेषण है, सार्थक संप्रेषण है, समुचित संप्रेषण है। किंतु मीडिया और अनुवाद की कुछ समान धर्मी सीमाएं भी हैं। जो सीमाएं प्रिंट मीडिया में हैं उनमें स्थान की यानी स्पेस की, अखबार में, पत्र पत्रिका में हम देख सकते हैं कॉलम होते हैं, कॉलम में पंक्तियां होती हैं, पंक्तियों में स्थान की सीमाएं होती हैं, समय की तात्कालिकता की सीमा भी होती है, यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में होती है, प्रामाणिकता जुटाने की सीमा भी होती है। दोनों के लिए खबरों को, जानकारियों को प्रामाणिक बनाने की अनिवार्यता होती है। इसलिए समय की सीमा के दबाव में काम किया जाता है तो कभी कभी अवांछित रूप से चूक हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। पाठकीय अपेक्षाओं की भी सीमाएं होती हैं, दर्शकों की अपेक्षा की सीमा भी होती है, बाजार तंत्र की सीमा भी होती है, क्षेत्रीयता के आधार पर मुद्रण आदि की सीमाएं भी स्पष्ट होती हैं। इसलिए अनुवादक को प्रिंट मीडिया की इन समस्त सीमाओं के परिप्रेक्ष्य में अनुवाद कार्य करना होता है। इन सारी सीमाओं और शक्तियों का बोध उसे होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जो सीमाएं दिखाई देती हैं उनका प्रभाव अनुवादकों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वहाँ प्रसारण के समय की सीमा है, यानी छोटे छोटे सेकंड्स में वहाँ पर कार्यक्रम सुनिश्चित होते हैं, कितने मिनट का, कितने सेकंड का विज्ञापन है। इसलिए मिनट, घंटे, दिन, सप्ताह या माह आदि की सीमा, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय प्रसारण की सीमा, उच्चारण और मानकता की सीमा, विश्वसनीयता और जीवंतता की सीमा, मंचन और अभिनयता की सीमा, भाषा नीति और भाषिक मर्यादा की सीमा, इन सब का प्रभाव अनुवाद और अनुवादकों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अनुवादक को इन सब का ध्यान रखना होता है। इन अपेक्षाओं की पूर्ति पर, इस कसौटी पर खरा उतरने के लिए उसे हर संभव प्रयत्न करना पड़ता है। इन दोनों मीडिया क्षेत्रों रूपों में कार्य करने वाले कर्मचारियों या अधिकारियों को अनुवाद करते हुए इन सीमाओं और शक्तियों का ध्यान रखना ही होता है, अन्यथा गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर कई संकट खड़े हो सकते हैं। हम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अनेक उदाहरण भाषा दोषों के, अशुद्धियों के, अर्थ का अनर्थ के कभी कभी देखते और सुनते भी हैं। हमने पत्र पत्रिकाओं में अनेक प्रकार के विज्ञापन देखे, व्यक्तिगत, संस्थागत, क्रय विक्रय के संबंधी, खाने पीने के, जीने मरने के, खोने पाने के, बाजार के, रोजगार के, जनहित के, लोकहित के और जन जागरण के, अधिकार चेतना के, नियम कानून संबंधी, वैवाहिक विज्ञापनों संबंधी, खोने पाने के साथ साथ खरीदने बेचने संबंधी, शिक्षा संबंधी, रोजगार संबंधी, न जाने कितने प्रकार के विज्ञापन हम देखते हैं। यहाँ तक कि विज्ञापनों में हमने शब्दशय और शाब्दिक अनुवाद भी देखे हैं और उनका लिप्यंतरण भी देखा है। अन्य प्रकार के अनुवाद भी देखने को मिलते हैं। कभी कभी हास्यास्पद स्थिति का सामना भी हमें करना पड़ता है। लेकिन कालजयी रचनाओं के मंचन या अभिनय रूप की तैयारी के उदाहरण हमने महाभारत के प्रसारण में देखे, रामायण के प्रसारण में देखे, चाणक्य के प्रसारण में देखे। इसी तरह तेनालीराम, श्री कृष्ण आदि धारावाहिकों के अनुवाद के संदर्भ में हमने देखा। तो ये निर्भर करता है अनुवादकों पर, अनुवाद करने वाली टीम पर और अनुवाद कराने वाले संस्थागत लोगों के प्रयोजन पर कि वो क्या चाहते हैं। इसलिए रूपांतरण या भाषांतरण की प्रक्रिया हमने औपन्यासिक और नाट्य रचनाओं के संदर्भ में भी देखी, उनके संवादों के अनुवाद और पटकथा लेखन आदि में भी देखा। अनुवाद वस्तुतः इतना व्यापक दिखाई देता है, इतना विस्तृत दिखाई देता है कि अनुवाद और अनुवादकों ने विश्व के साहित्य से अवगत कराया, उनके मंचन से, अभिनयता से भी लाभान्वित उपकृत कराया। निर्मला जो प्रेमचंद का उपन्यास है, यदि उसको
टेलीविज़न पर प्रस्तुत किया गया तो निश्चित रूप से उसकी जो पटकथा लिखी गई, उसकी जो स्क्रिप्ट बनाई गई, उसको दर्शकों के अपेक्षा के अनुकूल अंतरित किया गया। हालांकि अपेक्षा आवश्यकता मास मीडिया में अनुवादक से यह होती है कि वो ना छोड़े ना जोड़े, मूल में न कुछ छूटना चाहिए न कुछ जुड़ना चाहिए, अक्षुण्ण रखना है मूल भाव को, मूल संवेदना को और मूल वस्तु को। इसलिए हमने बहुत से ऐसे धारावाहिक देखे, वो चाहे औपन्यासिक रचनाओं पर हों, नाट्य रचनाओं पर हों, काव्य रचनाओं पर हों। चरित्रहीन हमने देखा, राग दरबारी देखा, मृगनयनी देखा, ऐसे बहुत से जो ऐतिहासिक उपन्यास हैं, जो ऐतिहासिक रचनाएं हैं, साहित्यिक रचनाएं हैं, उन सब पर भी धारावाहिक निर्माण जब होता है तो अनुवाद और अनुवादकों की प्रक्रिया उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहीं संस्कृत ग्रंथों से, कहीं भारतीय भाषाओं की रचनाओं से स्रोत लेकर उनका पाठकीय, दर्शक और श्रोताओं की अपेक्षाओं के अनुसार अनुवाद और प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इसका अर्थ है कि अनुवाद से और अनुवादकों से अपेक्षाएं समय, संदर्भ, रचना, स्थिति इनके अनुकूल बदलती भी है। यही स्थिति सिनेमा आदि में भी देख सकते हैं। वहाँ भी संवाद और पटकथा आदि के अनुवाद की विशेष तकनीक अपनाई जाती है। कभी कभी मीडिया में भी अनुवादेयता की स्थिति देखी जाती है, यानी वो संदर्भ भी आते हैं जिनका अनुवाद हो ही नहीं पाता या हो ही नहीं सकता। वह अनुवाद की ओर, अनुवादक की सीमाओं की ओर ध्यान आकृष्ट करती भी हैं। मीडिया में अनुवाद का अपना एक प्रायोजित और सुनिश्चित उद्देश्य होता है। वहाँ श्रोता, दर्शक, पाठक इन सब की अपेक्षाओं पर खरा उतरना अनुवादक की प्राथमिकता भी होती है और उसके लिए एक बड़ी चुनौती भी होती है, क्योंकि एक अकाउंटेबिलिटी, एक उत्तरदायित्व अनुवादक का सुनिश्चित होता है। क्योंकि जो दर्शक और पाठक होता है वो ये चाहता है कि उसे मूलवत अनुदित रचना मिले, जबकि सीमाएं ये कहती हैं कि मूलवत तो असंभव है, लेकिन यथासंभव मूल के निकट पहुंचने और पहुंचाने का प्रयत्न ये अनुवादक करता है। मीडिया के विभिन्न माध्यमों की अपनी छवि होती है, वो चाहे मुद्रित माध्यम हो, चाहे विद्युतीय माध्यम हो। एक सामाजिक प्रतिष्ठा होती है, एक सामाजिक मान मर्यादा भी होती है, गरिमा भी होती है, उनकी एक इमेज, एक छवि भी होती है, उनका अपना एक गांभीर्य होता है, अपनी एक नीति होती है और वो उसी के अनुकूल काम भी करते हैं। चाहे वो भाषा की नीति हो, चाहे वो खबरों के चयन और प्रस्तुति की नीति हो, चाहे वो शीर्षकों के निर्धारण की नीति हो, चाहे वो चित्रांकन आदि की नीति हो। स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की प्रकृति, व्याकरणिक व्यवस्था, शैली तथा शब्द चयन की सीमाएं, वो सब वहाँ पर रुकावट बनती हैं, अवरोध पैदा करती हैं, बाधा बनती हैं। लेकिन कुशल अनुवादक, सक्षम अनुवादक, अभ्यासरत अनुवादक इन सारी सीमाओं, सारी चुनौतियों का सामना करता है और उसमें से ही रास्ता निकालता है। इसलिए वह कोशिश करता है कि मूल रचना और रचनाकार के साथ कोई अन्याय न हो। किंतु फिर भी हम देख सकते हैं कि सैकड़ों वर्षों से लगातार न्यू मीडिया के आने से हुए परिवर्तन और आधुनिकीकरण के बावजूद अनुवाद का आशय लगातार लिया भी जा रहा है और बढ़ भी रहा है। अब तो मशीनी अनुवाद एक सशक्त अनुशासन बन गया है। ऑनलाइन अनुवाद के बढ़ते साधन और प्रविधियां भी इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। हम जानते हैं कि बहुत से ऐप आ गए, मशीनी ट्रांसलेशन, इसकी उपादेयता लगातार बढ़ रही है। सीमाएं हैं, मशीन वह अनुवाद उस तरह का अनुवाद नहीं कर पा रही जो मनुष्य अनुवादक, मानव अनुवादक, अनुवाद अधिकारी, विशेषज्ञ करते हैं। लेकिन मशीन द्वारा किए गए अनुवादों से अनुवाद कार्य को गति मिल रही है। वो जो बहुत लंबे अरसे से अनुवाद नहीं हो पाए, ऐसी अनुदित सामग्री अभी बची हुई है, उसका अनुवाद किया जा रहा है और उसे मानव अनुवादक संशोधित करके, संवर्धित करके, संपादित करके उसे उपयोगी बना रहे हैं, उसे अद्यतन बना रहे हैं। किंतु मीडिया में किए गए या किए जा रहे अनुवाद की अपनी गंभीरता होती है। वहाँ किसी शब्द या प्रयुक्ति के गलत अनुवाद से
कभी कभी बहुत बड़ा बखेड़ा भी खड़ा हो जाता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। इसलिए अनुवादक की जिम्मेदारी वहाँ तुलना में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि तत्काल संचरित, प्रसारित, प्रकाशित करने का यह जो की बाध्यता है, यह इस तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट करती है। मीडिया की अपनी पारिभाषिक शब्दावली सुनिश्चित है। हम देख सकते हैं कि वहाँ चांदी उछलती है, सोना गिरता है, दालें फिसलती हैं, चना लुढ़कता है, तेल नरम हो जाता है, तिलहन गर्म हो जाती है, जीरा भड़कता है। ये सब प्रयोग इस बात की तरफ संकेत करते हैं कि मीडिया की अपनी अनुशासन सापेक्ष अवधारणात्मक शब्दावली है। जो उस अनुशासन से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं, लोग हैं, वो उस शब्दावली का आनंद लेते हैं, उससे ज्ञानार्जन करते हैं। ऐसे ही खेल के क्षेत्र में देखें, छक्के छुड़ाए, धुआंधार बल्लेबाजी, धूल चटाई, ऐसे भी बहुत से प्रयोग मिलते हैं। और अगर हम शेयर मार्केट में देखें, तेजड़िए मंदड़िए जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, गिरावट का प्रयोग होता है। ऐसे बहुत सारे प्रयोग, अस्पष्ट प्रति, है ना, डर्टी कॉपी, संपादक, एडिटर, पहला प्रूफ, फर्स्ट प्रूफ, विदेश समाचार, फॉरेन न्यूज़, इस तरह के, नगर समाचार, सिटी न्यूज़, और गर्मा गर्म समाचार, हॉट न्यूज़, इसी तरह स्तंभ, कॉलम, प्रचार लेख, राइट अप्स, बहुत सारे मुख पृष्ठ, माउथ पीस, सीधा प्रसारण, लाइव ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, ऐसे पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग भी मास मीडिया में, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रचुर मात्रा में होता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि शैक्षिक, सांस्कृतिक, देश विदेश के, नगर और स्थान के, खेल और बाजार के, शेयर मार्केट के, राजनीति और अध्यात्म के, भक्ति और दर्शन के, तमाम क्षेत्रों में भाषा नीति और अनुवाद नीति, इनके उद्देश्य, इनके प्रयोजन, ये बदलते रहते हैं। रेडियो, टीवी हो, कंप्यूटर हो, इंटरनेट हो, प्रसारित प्रचारित करने वाली खबरें, सूचनाएं, मनोरंजन सामग्री हो, दर्शक श्रोता पढ़े लिखे और अनपढ़ हों, किंतु पत्र पत्रिकाओं के पाठक तो पढ़े लिखे होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दर्शक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इन सब का, यानी सबकी भाषा नीति, सबकी अनुवाद नीति, इनका निर्धारण होता है। इसलिए न छोड़ो न जोड़ो के सिद्धांत पर कोशिश की जाती है। अनुवाद की सीमाओं और शक्तियों का ध्यान रखते हुए अनुवाद किया जाता है और मास मीडिया को सशक्त बनाया जाता है। असल में मीडिया भाषा शिक्षक की भूमिका भी निभाता है। कह सकते हैं कि भाषाई गरिमा और मर्यादा की अनदेखी अब मूल्य से अनुदित सामग्री में, अर्थात लक्ष्य भाषा में बहुत बार देखने को मिलती तो है, किंतु उससे यथासंभव बचने का प्रयत्न करना चाहिए। कह सकते हैं कि अंग्रेजी की या स्रोत भाषा की अपनी प्रकृति होती है और लक्ष्य भाषा की, यानी हिंदी की, अपनी प्रकृति होती है। ऐसे स्रोत और लक्ष्य भाषा बदलती रहती हैं। अनुवादक को उन सीमाओं, शक्तियों का, प्रकृति का, ग्राहक के मनोविज्ञान का, सामाजिक मनोविज्ञान का पूरा ध्यान रखना होता है और फिर वो अनुवाद करना चाहता है और करना चाहिए भी। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।